आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो शायद कई लोगों की पहली ऑनलाइन याद हो, ऑर्कुट। हाँ बिल्कुल, फेसबुक और ट्विटर से भी पहले वाला दौर था वो। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो ऑर्कुट के बनने से लेकर उसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, खासकर भारत और ब्राजील में, और फिर उसके बंद होने तक की पूरी कहानी को देखती है। तो चलिए समझते हैं इस सफर को। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने मतलब डिजिटल दुनिया में खासकर कुछ देशों में तो क्रांति ही ला दी थी, और फिर एकदम से गायब हो गया। क्यों? यही तो सवाल है। तो इसकी शुरुआत गूगल के एक इंजीनियर थे, ऑर्कुट ब्यूकोक 10, उन्होंने की थी। हाँ, उन्हीं के नाम पर था ये उनकी अपनी मतलब गूगल की एक इंडिपेंडेंट परियोजना थी जो जनवरी 2004 में लॉन्च हुई। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि गूगल ने पहले फ्रेंडस्टर को खरीदने की कोशिश की थी, सुना है। ओ, पर वो डील हुई नहीं, तो शायद उसके बाद ही ऑर्कुट पर काम तेज हुआ होगा। ये गूगल का सोशल मीडिया में पहला सीरियस कदम था, कह सकते हैं। शुरुआत में तो शायद ये सबके लिए खुला नहीं था, है ना, इनवाइट ओनली था। बिल्कुल, शुरुआत में सिर्फ इनवाइट से चलता था। शायद मकसद था कि एक खास भरोसे वाला नेटवर्क बने। लेकिन फिर अक्टूबर 2006 में इसे सबके लिए खोल दिया गया। यूजर्स तो एकदम से बढ़े, पर शायद वहीं से स्पैम और फेक प्रोफाइल जैसी दिक्कतें भी शुरू हो गई। हाँ, ये होता ही है। ज्यादा पहुंच चाहिए या क्वालिटी, मुश्किल सवाल है। सही बात। और इसमें फीचर्स क्या क्या थे? मतलब मुझे तो स्क्रैप बुक याद है। हाँ, स्क्रैप बुक तो आइकॉनिक थी। प्रोफाइल थे, गूगल टॉक से चैट जुड़ा हुआ था, थीम्स बदल सकते थे। हाँ, थीम्स रंग बिरंगी। और सबसे बड़ी चीज वो कम्युनिटीज। बिल्कुल, वही तो ऑर्कुट की जान थी, लाखों कम्युनिटीज। सही कहा। पर ऐसा लगता है कि बाद में ऑर्कुट ने शायद इस पर फोकस कम कर दिया। वो फेसबुक जैसा बनने की कोशिश करने लगा, जो शायद एक बड़ी गलती थी। 2007 में इंटरफेस भी तो बदला था उन्होंने। कुछ नयापन लाने की कोशिश की थी। हाँ, इंटरफेस बदला, रंगीन थीम्स डाली, एजैक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, मतलब पेज बिना रीलोड हुए अपडेट हो जाता था। पर शायद वो काफी नहीं था। और इसकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में शुरू हुआ, पर चला सबसे ज्यादा कहीं और। हाँ, यही तो मजेदार बात है। 2004 में शुरू में तो आधे से ज्यादा यूजर्स अमेरिका से थे। अच्छा। पर 2008 आते आते सीन बिल्कुल बदल गया। भारत और ब्राजील इसके सबसे बड़े मार्केट बन गए। जबरदस्त। 2011 तक तो हालत ये थी कि लगभग 90% यूजर्स इन्हीं दोनों देशों से थे। अमेरिका का शेयर सिर्फ 1.5% रह गया था। कमाल है। मतलब 18-25 साल के युवाओं में तो ये एकदम छाया हुआ था। हाँ, इसने ये साबित किया कि कोई टेक प्रोडक्ट अमेरिका के बाहर भी सुपरहिट हो सकता है। इसने भारत और ब्राजील की उस समय की जो डिजिटल भूख थी उसे सही पकड़ा। लेकिन सिर्फ 2 ही बाजारों पर इतनी ज्यादा निर्भरता, वो भी शायद एक रिस्क था। बिल्कुल, ये एक तरह का जोखिम तो था ही। बाकी दुनिया में ये उतना पैर नहीं जमा पाया। तो फिर ये नीचे कैसे जाने लगा? मतलब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर क्या हुआ? देखिए, कई चीजें एक साथ हुई। एक तो कंपटीशन बढ़ गया। फेसबुक? हाँ, फेसबुक जो ऑर्कुट के सिर्फ 2 महीने बाद शुरू हुआ था, वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। ट्विटर आ गया, लिंक्डइन आ गया। फेसबुक बेहतर फीचर्स और सेफ्टी भी दे रहा था। 2010 तक तो फेसबुक भारत में भी ऑर्कुट से आगे निकल गया। फिर ऑर्कुट में स्पैम की समस्या बहुत बढ़ गई थी। नकली प्रोफाइल बहुत थे। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। और मोबाइल का जमाना आ रहा था, और ऑर्कुट मोबाइल पर उतना स्मूथ नहीं था, उतना फ्रेंडली नहीं था। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ कदम नहीं मिला पाया। कुछ हद तक हाँ। और कुछ नए फीचर्स जो डाले गए, उनसे साइट थोड़ी धीमी और भारी भी हो गई थी। अच्छा। और एक और अहम बात, 2008 में इसके फाउंडर ऑर्कुट ब्यूकोक 10, उन्होंने भी इसे छोड़ दिया। मतलब वो गूगल में ही रहे, पर ऑर्कुट से हट गए। तो लीडरशिप का भी इशू रहा। हाँ, लगता तो है। उससे शायद एक दिशा की कमी आई। फिर गूगल का अपना फोकस भी बदलने लगा, यूट्यूब पर, गूगल प्लस पर। हाँ, गूगल प्लस, वो तो एक अलग कहानी है। बिल्कुल। और गूगल कभी ये ठीक से समझ नहीं पाया कि ऑर्कुट से पैसा कैसे कमाया जाए बिना यूजर्स को परेशान किए। रेवेन्यू मॉडल क्लियर नहीं था। तो इन सब वजहों से अंत आ गया। हाँ, आखिरकार 30 सितंबर 2014 को गूगल ने ऑर्कुट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यूसेज लगातार गिर रहा था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि गूगल ने यूजर्स को अपना डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया, गूगल टेकआउट के जरिए। अच्छा। फोटो, पोस्ट वगैरह सब। हाँ, प्रोफाइल, फोटोज, स्क्रैप्स, सब कुछ। उस समय के हिसाब से देखें तो डेटा पोर्टेबिलिटी के लिहाज से ये काफी अच्छा कदम था। तो ऑर्कुट चला तो गया, लेकिन सोशल नेटवर्किंग पर एक छाप तो छोड़ ही गया। बिल्कुल, एक तरह से पायोनियर था वो।
प्रोफाइल, कम्युनिटीज जैसी चीजों को पॉपुलर बनाया और ये दिखाया कि सोशल मीडिया सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। इसकी कहानी से सबक भी बहुत मिलते हैं, जैसे लगातार इनोवेशन कितना जरूरी है, यूजर एक्सपीरियंस खासकर मोबाइल पर कितना मायने रखता है, सेफ्टी, स्पैम कंट्रोल, ये सब बहुत जरूरी है। और अपनी पहचान बनाए रखना भी। फेसबुक की नकल करना शायद काम नहीं आया। सही कहा। और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, और हाँ, कंपनी का फोकस और लीडरशिप भी। और एक आखिरी दिलचस्प बात, ऑर्कुट के फाउंडर ने बाद में एक नया ऐप लॉन्च किया, हेलो नेटवर्क नाम से। ओह, मैंने सुना इसके बारे में। हाँ, उसका मकसद बताया गया कि वो पॉजिटिव और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहता है। तो सोचने वाली बात है, क्या ऑर्कुट की गलतियों से सीखकर क्वालिटी पर फोकस करना ही सोशल मीडिया का अगला कदम हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, शायद यही भविष्य हो।